तो नमस्कार, आज हम स्टडी करेंगे फिर द्रव्य की अवस्था के बारे में। और द्रव्य की अवस्था के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं द्रव्यों के वर्गीकरण के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं द्रव्य और उसके वर्गीकरण के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था कि जो केमिस्ट्री होती है, रसायन विज्ञान है, वो क्या है, उसके ब्रांचेस क्या हैं, उसके उपयोग क्या हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया था और हमने उसको पढ़ाया था। इस वीडियो को आप देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो हम आज स्टार्ट करते हैं द्रव्य और उसके वर्गीकरण के बारे में। तो द्रव्य क्या होता है, इसके पहले मैं बताया भी था, लेकिन आज फिर मैं बताता हूँ कि द्रव्य क्या होता है ना। द्रव्य के बारे में हम समझते हैं। द्रव्य यानी जो मैटर होता है, मैटर। तो द्रव्य यानी मैटर क्या है, यानी वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ न कुछ आयतन होता है, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जिसका आभास हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, यानी सेंस ऑर्गन द्वारा कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। लेकिन जो द्रव्य है बहुत सारे हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, पानी, ये सभी क्या है, मेज कुर्सी टेबल, ये क्या है, सब द्रव्य के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन द्रव्यों को क्लासिफाइड किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। जैसे जैसे उनके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती है उसके बेस पर द्रव्यों को क्लासिफाइड किया गया है। अब द्रव्य को जो क्लासिफाइड किया गया उसमें हम देखते हैं द्रव्यों का दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। द्रव्यों का जो पहला क्लासिफिकेशन है ना, वो क्या है, भौतिक वर्गीकरण है। क्या है, भौतिक वर्गीकरण। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लेते हैं इसमें, और वो क्या है, भौतिक वर्गीकरण करते हैं द्रव्य का, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन। और इस फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि जो द्रव्य होते हैं वो मुख्य रूप से तीन होते हैं, जैसे ठोस, द्रव एंड गैस। लेकिन ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त दो और नई आई हैं, जिसमें एक होता है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कण है। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इसमें एक आता है ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं। दूसरा आता है द्रव, जिसे हम लिक्विड कहेंगे। तीसरा आता है गैस। चौथा प्लाज्मा। पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कण, है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कण। तो ये है पांच, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कण। अब सवाल ये है कि ये जो पांचों हैं ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर क्लासिफाइड किए गए हैं। अगर एक एक के बारे में हम इसमें जानने की कोशिश करें कौन क्या है, तो सबसे पहले हम आते हैं, हम स्टडी करते हैं ठोस के बारे में, है ना। जो ठोस होगा उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, सॉलिड के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सॉलिड है क्या, जो सॉलिड के जो कण होते हैं ना, ये पार्टिकल होते हैं सॉलिड के। तो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, है ना। क्या होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। इनके बीच गैपिंग बहुत कम होती है, या कह सकते हैं कि लेस मात्र गैपिंग पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इनके बीच रिक्त स्थान होता ही नहीं है, तो भी सही है। तो जो ठोस होते हैं इनके कण जो होते हैं ना एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं,
तो काफ़ी करीब होंगे, तो इसमें जो अंतरा आणविक स्थान होगा ना, अंतरा आणविक स्थान जो इसमें पाया जाता है वो क्या होता है, नगण्य होता है, यानी लगभग 0 के बराबर होता है। इनके बीच रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, अंतराणविक स्थान नहीं होता है। अंतराणविक स्थान क्या होता है, अणुओं के बीच स्थान, दो अणुओं के बीच कितना स्पेस खाली है उसी को बोलते हैं अंतराणविक स्थान। तो जो ठोस होते हैं ना, ये इतने क्लोज होते हैं कि इनके अणुओं के बीच जो होता है रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, इसलिए अंतराणविक स्थान क्या होता है, नगण्य होता है। जब अंतराणविक स्थान नगण्य होगा तो अणु एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे, और जब काफ़ी क्लोज होंगे तो उनके बीच एक स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कार्य करता है ना। स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी बहुत स्ट्रांग अंतरा आणविक बल कार्य करता है ना। तो जो अंतरा आणविक बल होगा, अंतरा आणविक बल इसके अंदर जो होगा बहुत मैक्सिमम होता है, बहुत अधिकतम कार्य करता है अंतरा आणविक बल ठोसों के अणुओं के बीच, क्योंकि काफ़ी क्लोज होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ठोस के अणुओं के बीच जब अंतराणविक बल अधिक होता है तो ये जो अणु होते हैं इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं, अपने ही पोजीशन पर क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं, है ना। अपने ही पोजीशन पर ओनली कंपन करते हैं, ठोस के अणु मूव नहीं करते हैं। इसलिए इनका जो आयतन होता है और जो आकार होता है वो दोनों निश्चित होता है। तो इनमें क्या होगा, आयतन इसका निश्चित होगा, है ना। आयतन इनका क्या होगा, निश्चित होगा। जो इनका आकार होगा वो भी क्या होगा, निश्चित होगा। आकार भी निश्चित होता है, यानी फिक्स होता है। दूसरी चीज ये है कि इनकी जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री पूरा वो फिक्स होता है। ये जो ठोस के अणु होते हैं, ठोस के अणुओं के बीच अंतराणविक बल अधिकतम होने के कारण इसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है ना। फ्लो टेंडेंसी नहीं होती है। फ्लो टेंडेंसी का मतलब है कि फ्लो करना यानी बहने का गुण, क्योंकि स्ट्रांगली अटैच होते हैं अणु, तो जब स्ट्रांगली अटैच होते हैं तो इनके अंदर फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, नहीं पाई जाती है ठोस के अणुओं के बीच। दूसरी चीज ये है कि ये जो होते हैं ना असंपीड्य होते हैं, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। अब संपीड़ित और असंपीड़ित का मतलब क्या है कि जैसे हम मान लीजिए हम ये अणु ले रहे हैं, अब इन अणुओं को एक दूसरे के करीब लाया जा सकता है प्रेशर लगाकर, क्योंकि इनके बीच गैप है। तो अणुओं को प्रेशर लगा के एक दूसरे के करीब करना ही संपीड़ित करना होता है, उसे कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। कंप्रेस करना, कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता। तो जब इनके बीच रिक्त स्थान होगा तभी इनको संपीड़ित हम कर सकते हैं, जब इनके बीच रिक्त स्थान नहीं होगा तो संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो ठोस के अणु जो होते हैं असंपीड्य होते हैं, है ना। ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं, है ना। ये जो होते हैं असंपीड्य होते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और हम इसमें बताना चाहते हैं कि इनके पास जो होती है ऊर्जा होती है, और एक चीज और है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट वो काफ़ी मैक्सिमम होता है। बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी अधिकतम पाया जाता है इनका। ठोस के अणुओं के बीच फ्लो टेंडेंसी होती नहीं है। और एक चीज़ और बताने चाहते हैं इसमें कि जो ठोस होते हैं ना अपने ओन पोजीशन पर, यानी अपने ही पोजीशन पर सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जो ठोस होते हैं इनके बीच अंतराणविक स्थान नगण्य होता है, अंतराणविक बल मैक्सिमम पाया जाता है, आयतन इनका निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, फ्लो टेंडेंसी नहीं होती है।
ये असंपीड्य होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, काफ़ी मैक्सिमम इनका बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। और ये सबसे कम ऊर्जावान होते हैं और सबसे अधिक अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने का मतलब क्या है, एक जगह स्थिर होना। ये मूव करते नहीं है तो क्या है, अस्थायी हैं। और अस्थायी क्यों है, क्योंकि इनके पास ऊर्जा की क्या है, कमी है। तो ऊर्जा की कमी होने के कारण ये अस्थायी होते हैं, काफ़ी अधिक अस्थायी होते हैं। अगर गैसों के और द्रवों के कंपेरिजन में देखा जाए तो ठोस काफ़ी अस्थायी होते हैं, और गैसों और द्रवों के कंपेरिजन में देखा जाए तो ठोस के अणुओं के बीच जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी कम पाई जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं द्रव के बारे में। हमने अभी ठोस के बारे में स्टडी किया, द्रव के बारे में पढ़ते हैं कि द्रव जो अवस्था है ये भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हमने देखा। द्रव जो है, इनके जो अणु होते हैं ना, द्रव के जो अणु होते हैं ठोस के अणुओं के कंपैरिजन में थोड़े दूर होते हैं। तो जब थोड़े दूर होंगे, थोड़े डिस्टेंस होगी इनके बीच, तो डिस्टेंस होने के कारण ये अगर रिक्त स्थान देखा जाए इनके बीच तो रिक्त स्थान पाया जाएगा, लेकिन वो रिक्त स्थान ठोस के अणुओं की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच तो रिक्त स्थान नगण्य था ठोसों के अंदर, लेकिन यहाँ पर द्रवों में क्या होगा, रिक्त स्थान होगा ठोस के कंपेरिजन में थोड़ा अधिक, लेकिन गैसों के कंपेरिजन में देखा जाए तो काफ़ी कम होता है। तो रिक्त स्थान जो होगा, यानी जिसे हम अंतराणविक स्थान कहते हैं, तो अंतरा आणविक स्थान ठोस से अधिक होगा, अंतराणविक स्थान। दूसरी चीज, जब अंतराणविक स्थान होगा तो अणु कुछ दूरी पर हो जाएंगे, और जब अणु कुछ दूरी पर हो जाएंगे तो जो इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब अंतराणविक बल, तो जो अंतराणविक बल होता है वो ठोसों के कंपेरिजन में कम हो जाता है। तो जो अंतराणविक बल होता है ना, अंतराणविक बल ठोस से कम होता है। इनके बीच अंतराणविक बल क्या होगा, ठोसों के कंपेरिजन में कम लगेगा। दूसरी चीज बताना चाहते हैं कि इनके बीच गैपिंग है। तो जब गैपिंग है तो ये जो अणु होंगे लगातार इधर उधर मूव करेंगे, और जब लगातार क्योंकि गैपिंग है तो मूव करेंगे ही, जब लगातार इधर उधर मूव करेंगे तो इनका आकार होगा ना वो बदलता जाएगा। आकार क्या होगा, इनका बदलता जाता है। तो जब आकार बदलता जाता है इसका मतलब आकार इसका क्या होगा, निश्चित नहीं होता है, यानी इनका जो आकार होगा वो अनिश्चित होगा, है ना, इनका आकार अनिश्चित होता है। लेकिन जो अंतराणविक बल होता है उतना भी कम नहीं लगता है कि अणु अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, तब भी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। इसलिए अणु जो होते हैं अपने स्थान को छोड़कर नहीं जा पाते हैं, मूव तो करते ही हैं लेकिन अपने स्थान को छोड़कर नहीं जा पाते हैं। इसलिए जो आयतन होता है ना वो निश्चित होता है, इनका आयतन वो क्या होगा, ये निश्चित होगा इनका। तो जो द्रव हैं आकार अनिश्चित होगा लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। इनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी है, बहने का गुण होता है ना। और एक चीज और बताना चाहते हैं कि जो द्रव होते हैं ना, ये इनका आकार तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन जिस पात्र में आप रखते हैं द्रवों को ये उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे अगर हम द्रव लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, अगर हम किसी थाली में रख दें तो वो थाली जैसा आकार बना लेंगे, अगर हम ग्लास में रख देते हैं तो ग्लास जैसा आकार बना लेंगे, है ना। अगर किसी लोटे में हम रख देंगे तो जो ये द्रव है ना वो उसके जैसा आकार बना लेगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो द्रव होते हैं ना वो उसको जिस पात्र में हम रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेता है ना। इसलिए इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित पाया जाता है, निश्चित नहीं होता है। इसके अंदर फ्लो टेंडेंसी होती है, फ्लो टेंडेंसी होती है, यानी बहने का गुण पाया जाता है, द्रव फ्लो करता रहता है ना। और द्रव क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इनके बीच गैप होता है ना, तो थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है, इसलिए इसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें इसका, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट ठोस से कम होगा,
ठोस से कम इनका बॉइलिंग पॉइंट पाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी देखते हैं कि ये जो संपीड़ित होंगे इनके अंदर संपीड्यता पाई जाएगी, लेकिन बहुत अधिक संपीड्य नहीं होंगे, है ना। यानी संपीड़ित किए जा सकते हैं, यानी बहुत अत्यंत कम संपीड्य होते हैं, है ना। अगर बात करें तो इनके अंदर संपीड्यता होती है, यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, यानी बहुत ही कम संपीड्य होते हैं, है ना। जो द्रव होंगे वो बहुत ही कम संपीडित किए जा सकते हैं, यानी बहुत अधिक इनको संपीडित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी द्रव को संपीडित करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये है। आप देखते हैं कि इनके बारे में हमने स्टडी किया, द्रव के बारे में, लिक्विड के बारे में। तो द्रव के बारे में हमने क्या स्टडी किया कि जो द्रव होता है इनके बीच जो अंतराणविक स्थान होता है ठोस के कंपेरिजन में अधिक होगा, अंतराणविक बल ठोस से कम लगेगा, और आकार इनका अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, फ्लो टेंडेंसी होती है, बॉइलिंग पॉइंट ठोस से कम होता है, और ये बहुत ही कम संपीड्य होते हैं अगर उसके कंपेरिजन में बात करें तो, क्योंकि गैस होते हैं ना, गैसों को बहुत अधिक संपीडित किया जाता है। अब हम स्टडी करते हैं गैस, लेकिन गैस से पहले एक और बताना चाहते हैं कि जो द्रव होते हैं ना, द्रव, तो द्रव पर दाब बहुत कम लगता है, बहुत कम उस पर प्रेशर लगाया जा सकता है द्रवों पर। इसलिए आप देखे होंगे कि जो लाइटर होता है ना, सिगरेट लाइटर जिससे हम जलाते हैं, तो उस सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरा होता है। क्या होता है? ब्यूटेन गैस। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरा जाता है क्योंकि बहुत कम वो उस पर प्रेशर लगाया जा सकता है। अब हम आते हैं गैस के बारे में। तो जो गैस हो गए ना, इसके जो अणु होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर पाए जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर जब ये अणु होते हैं तो इनके बीच जो अंतराणविक स्पेस होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनका क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो अंतराणविक बल होगा ना, वो क्या हो जाएगा? अत्यंत कम हो जाता है। तो अगर देखें तो इसके अंदर जो अंतराणविक स्थान होता है, अंतराणविक स्थान मैक्सिमम होता है। यानी अगर ठोस और द्रव के कंपैरिजन में बात किया जाए तो जो अंतराणविक स्थान होगा गैस का क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है। जब अंतराणविक स्थान बहुत मैक्सिमम होगा तो इससे क्लियर है कि जो अणु होंगे काफ़ी दूर पर होंगे, काफ़ी डिस्टेंस पर होंगे। और जब अणु काफ़ी अधिक डिस्टेंस पर होंगे तो इनके बीच जो अंतराणविक बल होगा उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तो जो अंतराणविक बल होगा, अंतराणविक बल नगण्य होता है। अगर देखा जाए तो नेग्लेक्जिबल होता है, बहुत कम कार्य करता है अंतराणविक बल गैसों के बीच, गैस के अणुओं के बीच। अब इनकी बात करें आकार की, तो इनके बीच गैपिंग बहुत अधिक है इनके अणुओं के बीच। तो जो गैपिंग बहुत अधिक है और साथ ही साथ जो अंतराणविक बल है वो नगण्य है, तो ये फ्रीली मूव करते रहते हैं ये अणु गैस के। इससे जो आकार होता है ना वो अनिश्चित होता है। आकार इनका क्या होता है? अनिश्चित होता है। साथ साथ अगर बात करें इनके आयतन के बारे में, तो इनका जो आयतन भी होता है ना वो भी क्या होता है? अनिश्चित होता है ना। इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। एक चीज़ और बात करते हैं, इसके अंदर जो फ्लो टेंडेंसी होती है बहुत अधिक होती है। फ्लो टेंडेंसी मैक्सिमम होती है। अगर द्रव और के कंपैरिजन में देखा जाए तो द्रव के कंपैरिजन में जो गैसें होती है ना, इनके अंदर फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है बहुत अधिक पाई जाती है, बहुत मैक्सिमम होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो गैसें होती हैं उनको काफ़ी अधिक मात्रा में संपीडित किया जा सकता है। तो जो गैसें होते हैं वो संपीड्य होते हैं, है ना, अत्यधिक संपीड्य होते हैं। यानी इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इनको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। और कंप्रेसिबिलिटी क्यों अधिक है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस।
इनके बीच स्पेस होता है और उस स्पेस के होने की वजह से जो इनके अंदर संपीडितता का गुण होता है वो काफ़ी अधिक पाया जाता है द्रव के कंपैरिजन में, क्योंकि ठोस तो असंपीड्य होते हैं लेकिन द्रव कुछ संपीड़ित किए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जो गैस होते हैं बहुत अधिक संपीड़ित होते हैं, है ना। आप देखे होंगे जो हम बात करते हैं जो गैसें होती हैं, जैसे सीएनजी ले सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो जो नेचुरल गैस है उसको काफ़ी कंप्रेस करके बनाया जाता है, उसका उपयोग करते हैं, सीएनजी का देखते ही हैं। इसके अतिरिक्त आप एलपीजी देखते हैं, एलपीजी एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसको भी काफ़ी कंप्रेस करके बनाया ही जाता है ना, एलपीजी को ही। आप देखे होंगे जो एलपीजी होता है घरों में हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, जिसे हम रसोई गैस भी कहते हैं। एक चीज़ और है कि जो एलपीजी होता है उसकी कोई नेचुरली स्मेल नहीं आती है, उसके अंदर स्मेल के लिए उसमें हम क्या करते हैं, एथिल मरकेप्टेन डाल देते हैं, और एथिल मरकेप्टेन की वजह से क्या होता है, वो हमें स्मेलिंग उसकी महसूस होती है कि कहीं से लीकेज होता है तो पता भी चल जाता है। अगर उसमें से हम एथिल मरकेप्टेन वगैरह ना डालें एलपीजी वगैरह में तो क्या होगा कि वो हमें स्मेलिंग नहीं आएगी कि कहीं से गैस लीकेज हो रहा है। तो उसके पता करने के लिए, लीकेज का पता करने के लिए उसमें हम एथिल मरकेप्टेन वगैरह डाल देते हैं या डाल दिया जाता है उसके अंदर, तो ये अत्यधिक संपीड्य होते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें इनकी बॉइलिंग पॉइंट की या मेल्टिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट तो काफ़ी कम होगा, है ना, काफ़ी माइनस में आएगा बॉइलिंग पॉइंट इनका गैसों का। तो इस तरीके से ये गैसेस हैं जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो चौथी अवस्था हम पढ़ते हैं प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, द्रव्य की चौथी अवस्था है। जब हम भौतिक क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम स्टडी करते हैं। जो चौथी अवस्था है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि अत्यधिक ऊर्जा वाले जो कुछ सब्सटेंस होते हैं, है ना, अगर इसकी हम बात करें तो जो सब्सटेंस अत्यधिक ताप पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अत्यधिक टेम्परेचर पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्लाज्मा कहलाते हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो नियॉन बल्ब इसका एग्जाम्पल है, नियॉन बल्ब, और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल हैं प्लाज्मा के। क्योंकि मैं बताया हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है, बहुत उत्तेजित कण होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एक और अवस्था है पांचवी, जिसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कण, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कण है। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कण है, ये जो भारतीय वैज्ञानिक हैं सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन, उनके नाम पर रखा गया है ना, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन, उनके नाम पर ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कण रखा गया है। अगर हम लेते हैं एक सामान्य वायु का घनत्व और सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग से भी कम घनत्व वाली जब गैस लेते हैं, है ना, क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर सामान्य जो गैस है या सामान्य जो वायु है, तो सामान्य गैस के घनत्व के 1,00,000वें भाग से भी कम घनत्व वाली गैसों को लेते हैं, तो वो बहुत ही कम तापमान पर ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कण बनते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कण पर जो प्रयोग किया गया था, यानी इसके बारे में डिस्कवरी किया गया, जिसमें एरिक ए कॉर्नेल हैं, एरिक यूएसए के एरिक ए कॉर्नेल, उल्फगैंग कैटरेले,
और कार्ल ई वेमन, कार्ल ई वेमन, इन लोगों ने क्या किया था कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कण के बारे में डिस्कवरी की, उसके बारे में बताया और ये बताया कि यदि हम सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग के घनत्व से भी कम अगर गैसें लेते हैं तो उनको बहुत ही अत्यंत कम टेम्परेचर पर हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कण में बदल सकते हैं। इसके लिए एरिक कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरेले और कार्ल ईमन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो इस तरीके से हमने आज स्टडी किया भौतिक वर्गीकरण, जिसमें हमने ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कण के बारे में हमने स्टडी किया। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, लेकिन और मैं बताना चाहता हूं कि यदि मेरी वीडियो ये अच्छी लगी आपको तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ।